विज्ञान की दुनिया में इन्हीं गहरे, स्थायी और न पलटे जा सकने वाले बदलावों को रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है, यानी केमिकल रिएक्शंस। जी। ये प्रकृति का वो बुनियादी तरीका है जिससे वो पुरानी चीजों को तोड़कर कुछ नया गढ़ती है। बिल्कुल। और क्योंकि जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो हम वास्तव में एक तरह से नए जन्म की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, नए जन्म से आपका मतलब क्या है? मतलब जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से एक बिल्कुल नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस नए पदार्थ के गुण उन पुराने पदार्थों से बिल्कुल अलग होते हैं जिनसे वो बना है। समझ गया। मतलब वो पुराने पदार्थों का सिर्फ एक मिश्रण नहीं है, वो एक नया रूप है। बिल्कुल, वो अपनी पुरानी पहचान खो चुके होते हैं। जैसे अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए कि एक केक बेक किया जा रहा है। एक बर्तन में कच्चा आटा, चीनी, कोको पाउडर और कुछ अंडे मिलाए जाते हैं ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ये सब अपनी अपनी अलग पहचान रखते हैं, लेकिन जब उस मिश्रण को ओवन की गर्मी में रख दिया जाता है और वो बेक हो जाता है, तो जो केक बाहर आता है वो एक बिल्कुल नई चीज है। उस स्वादिष्ट केक में से कोई वापस कच्चा अंडा या सूखा आटा तो नहीं निकाल सकता ना। एकदम सही। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा ही स्थायी बदलाव है। एक बार जो नया रूप बन गया सो बन गया। लेकिन विज्ञान के नजरिए से अगर देखें, मान लीजिए एक ठोस मैग्नीशियम का टुकड़ा है। जब वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और जलता है, तो एक बहुत ही चमकदार सफेद लौ निकलती है। हाँ, मैग्नीशियम रिबन का जलना एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। और अंत में जो राख बचती है, वो ना तो धातु जैसी दिखती है और न ही गैस जैसी। वो सिर्फ एक सफेद चूर्ण होता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ परमाणुओं ने अपने पुराने रिश्ते तोड़कर नए रिश्ते बना लिए हैं। ठोस धातु और हवा की गैस मिलकर एक ऐसा सफेद चूर्ण बन गए हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करता है। लेकिन एक सवाल उठता है आते, प्रयोगशाला में या आम जीवन में ये कैसे पहचाना जाए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया सच में हुई है? हाँ, क्योंकि परमाणुओं को तो कोई अपनी आंखों से टूटते और जुड़ते नहीं देख सकता। सही बात है, हम उन्हें देख नहीं सकते। तो प्रकृति इसके लिए क्या कोई संकेत देती है? हाँ, प्रकृति बहुत ही स्पष्ट दृश्य संकेत देती है। कुल मिलाकर 4 मुख्य संकेत हैं जो बताते हैं कि एक अभिक्रिया अभी-अभी हुई है। अच्छा, वो 4 संकेत कौन से हैं? पहला है रंग में परिवर्तन, दूसरा है किसी गैस का निकलना, तीसरा है तापमान में अचानक परिवर्तन, यानी चीजों का खुद ब खुद गर्म या ठंडा हो जाना। और चौथा? और चौथा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब एक तरह का ठोस पदार्थ जो तरल में घुलने के बजाय नीचे बैठ जाता है। प्रेसिपिटेट भी कहते हैं इसे। तो अगर इन संकेतों को एक प्रयोग से समझें, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में दानेदार जिंक लिया जाए और उसमें थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया जाए, जिसे H2SO4 कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे ही वे दोनों मिलते हैं, तुरंत ही वहां तेज बुलबुले उठने लगते हैं और एक गैस तेजी से बाहर निकलने लगती है। और वे बुलबुले हाइड्रोजन गैस के होते हैं। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ने मिलकर अंदर ही अंदर जिंक सल्फेट बना लिया है और हाइड्रोजन को गैस के रूप में बाहर धकेल दिया है। हाँ, यही होता है। लेकिन विज्ञान में सिर्फ अंदाजा तो नहीं लगाया जाता ना। कैसे साबित किया जाए कि वो निकलने वाली गैस सच में हाइड्रोजन ही है? मतलब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं हो सकती? इसके लिए एक बहुत ही मजेदार परीक्षण किया जाता है जिसे पॉप ध्वनि टेस्ट कहते हैं। अरे हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में, वो माचिस वाला। बिल्कुल। अगर उस टेस्ट ट्यूब से निकलती हुई गैस के पास एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाए तो वो गैस तुरंत एक तेज पॉप या चट की आवाज के साथ जल उठती है। अरे वाह! हाइड्रोजन बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है और ये छोटा सा विस्फोट ही इस बात का पक्का सबूत है कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन ही है। ये तो विज्ञान को किसी जादू से कम नहीं बनाता। हाँ, लेकिन प्रकृति के इन जादुई बदलावों को देखना एक बात है। विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों को इन बदलावों को कागज पर दर्ज भी करना होता है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को ये बताना होता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर वास्तव में हुआ क्या था। और यहीं से रासायनिक समीकरणों या केमिकल इक्वेशंस का जन्म होता है। बिल्कुल। ये विज्ञान की अपनी एक बहुत ही विशिष्ट और सार्वभौमिक भाषा है। और ये भाषा बहुत ही व्यवस्थित भी है। एक समीकरण में हमेशा बीच में एक तीर का निशान होता है ना? हाँ। तीर के बाईं ओर उन पदार्थों को लिखा जाता है जो शुरुआत में लिए गए थे।
इन्हें अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं। सही कहा। और तीर के दाईं ओर उन्हें लिखा जाता है जो प्रक्रिया के बाद नए बनते हैं। इन्हें उत्पाद या प्रोडक्ट्स कहते हैं। और इस भाषा को लिखने का एक पूरा लॉजिकल क्रम है। सबसे पहले इसे शब्दों में लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। लेकिन ये तो बहुत लंबा और असुविधाजनक तरीका है। हाँ, इसीलिए प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाने लगा, जो कि बहुत ही समझदारी भरा कदम था। शब्दों की जगह सीधा H2 + O2 और तीर के बाद H2O लिख देना, ये छोटा है, सटीक है। लेकिन जरा एक पल के लिए इसी समीकरण को यानी H2 और O2 से H2O बनने को करीब से देखा जाए। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या दिखाई देती है। बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, O2। बिल्कुल। लेकिन दाईं ओर पानी के अणु यानी H2O में ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है। तो दूसरा ऑक्सीजन परमाणु अचानक कहाँ गायब हो गया? और यही वो बिंदु है जहां रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण नियम खेल में आता है। और इसी कारण से समीकरण लिखने का एक और अत्यंत आवश्यक चरण सामने आता है, जिसे हम कहते हैं समीकरण को संतुलित करना यानी बैलेंसिंग। अच्छा। हमें इन परमाणुओं की गिनती दोनों तरफ बराबर करनी ही होती है। इसके पीछे एक बहुत ही सख्त नियम काम करता है, जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। इस ब्रह्मांड का ये एक अटल सत्य है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान या पदार्थ को न तो शून्य से बनाया जा सकता है और न ही उसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये बात थोड़ी अजीब और असलियत के विपरीत नहीं लगती? कैसे? मतलब अगर कागज पर हम समीकरण लिख रहे हैं तो मान लिया कि हिसाब बराबर होना चाहिए, लेकिन क्या असल दुनिया में प्रकृति सच में परमाणुओं का इतना सटीक हिसाब रखती है? बिल्कुल रखती है। लेकिन मान लीजिए एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा जलाया जा रहा है। जलने से पहले उसका वजन कई किलो होता है, लेकिन जलने के बाद वो बस मुट्ठी भर राख बन जाती है। लकड़ी का इतना सारा वजन तो हमारी आंखों के सामने गायब हो गया। तो फिर ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कैसे सच हुआ? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। आंखों से देखने पर सच में ऐसा ही लगता है कि वजन नष्ट हो गया, लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि लकड़ी जलने पर द्रव्यमान गायब नहीं हुआ है, उसने सिर्फ अपना रूप बदला है। रूप बदला है मतलब गैस बन गया? हाँ बिल्कुल, वो राख, धुएं, जलवाष्प और कई तरह की गैसों में बट गया है जो हवा में उड़ गईं। ओहो। अगर हम उसी पूरी प्रक्रिया को एक पूरी तरह से बंद और सील किए हुए कांच के बक्से के अंदर करें, जहां से कोई गैस बाहर न निकल सके, और फिर उस बक्से को तौलें, तो जलने से पहले का कुल वजन और जलने के बाद का कुल वजन बिल्कुल एकदम सटीक रूप से एक समान होगा। अरे वाह! प्रकृति ब्रह्मांड की सबसे सख्त मुनीम है। कुछ भी एक अकेला परमाणु भी जादू से गायब नहीं हो सकता। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला तथ्य है। मतलब एक तराजू की कल्पना की जा सकती है। अभिक्रिया से पहले तराजू के एक पल्ले पर अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जितना है, अभिक्रिया के बाद दूसरे पल्ले पर उत्पादों का कुल द्रव्यमान भी ठीक उतना ही होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए H2 और O2 से H2O बनाने वाले समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें गणित के हिसाब से पानी के 2 अणु और हाइड्रोजन के भी 2 अणु लेने पड़ते हैं। तब जाकर वो 2H2 + O2 तीर 2H2O बनता है। अब दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। प्रकृति का तराजू पूरी तरह संतुलित हो गया। लेकिन प्रकृति को तो हर चीज संतुलन में चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन हम इंसानों के लिए संतुलन को कागज पर हासिल करना कभी कभी सिरदर्द बन सकता है। हाँ, इसीलिए इसे आसान बनाने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है, जिसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल शब्द सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं और अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन सा नंबर कहाँ फिट बैठेगा। सुनने में वैसा ही लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यह बिना किसी योजना के किया जाने वाला काम नहीं है। अगर इसे एक सही और लॉजिकल क्रम में किया जाए तो ये किसी पहेली को सुलझाने जितना आसान हो जाता है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने का सही क्रम क्या है? इसका एक सिद्ध और स्टेप बाय स्टेप क्रम है। सबसे पहले शुरुआत हमेशा धातुओं से करनी चाहिए, यानी मेटल्स जैसे जिंक, लोहा, तांबा या सोडियम। एकदम सही। अगर समीकरण में कोई धातु है तो पहले उनके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर करें। और एक बार धातुएं संतुलित हो जाएं तो फिर दूसरे नंबर पर अधातुओं की बारी आती है, मतलब नॉन मेटल्स। हाँ, जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन या क्लोरीन। पहले धातु, फिर अधातु। और इसके बाद तीसरे नंबर पर जाके
हाइड्रोजन को संतुलित करना चाहिए। और अब यहाँ पर एक बहुत ही शानदार हैक या शॉर्टकट सामने आता है। अगर कोई व्यक्ति इस क्रम का ईमानदारी से पालन करता है, यानी पहले धातु, फिर अधातु और फिर हाइड्रोजन, तो अंत में जो ऑक्सीजन बचता है उसे अक्सर संतुलित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खैर बिल्कुल, वो खुद ब खुद संतुलित हो जाता है ना? ये तो किसी जादू की तरह है जहां सबसे मुश्किल हिस्सा अपने आप हल हो गया। हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान बहुत स्पष्ट है। ऑक्सीजन एक बहुत ही सक्रिय तत्व है और यह अक्सर एक ही अभिक्रिया में कई अलग अलग यौगिकों में मौजूद होता है। अगर कोई शुरुआत में ही बिना किसी क्रम के सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो वो एक साथ दर्जनों धागों को सुलझाने की कोशिश करने जैसा होगा। पूरी प्रक्रिया बुरी तरह उलझ जाएगी। समझ गया। लेकिन अगर हम छोटे और कम उलझे हुए धागों को पहले सुलझा लें, जैसे धातुओं और अधातुओं को, तो बड़ी उलझन अपने आप खत्म हो जाती है। बिल्कुल, ये सिस्टम जटिलता को बहुत खूबसूरती से सरल बना देता है। तो अब जब हम समीकरणों को संतुलित करने की इस कला को समझ चुके हैं, तो ये समझना भी जरूरी है कि ये आणविक उथल-पुथल आखिर किन-किन तरीकों से होती है। हाँ, रसायन विज्ञान में इन अनगिनत अभिक्रियाओं को उनके व्यवहार के आधार पर 5 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। परमाणुओं के टूटने और जुड़ने की भी अपनी एक कोरियोग्राफी होती है। अच्छा, तो पहला प्रकार कौन सा है? इनमें सबसे पहला और सबसे बेसिक प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है, संयोजन का मतलब है जुड़ना। बिल्कुल, जब 2 या 2 से अधिक अलग-अलग पदार्थ मिलकर केवल एक अकेला नया उत्पाद बनाते हैं, तो वो संयोजन है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है बिना बुझा हुए चूना। विज्ञान में इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। हाँ, सफेदी करने के लिए इस्तेमाल होता है। जी, जब इसमें सादा पानी मिलाया जाता है तो ये दोनों तेजी से आपस में जुड़ जाते हैं और केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं, बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इस अभिक्रिया में एक और बहुत ही दिलचस्प घटना होती है। अगर कोई उस बर्तन को बाहर से छुए तो वो बहुत गर्म महसूस होता है। और ये गर्मी हमें एक और बहुत गहरे कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्सोथर्मिक क्या होता है? जब परमाणु आपस में जुड़कर नए बंधन बनाते हैं तो अक्सर वे अपने अंदर छुपी हुई ऊर्जा को ऊष्मा या गर्मी के रूप में बाहर निकाल देते हैं। एक्सो का मतलब है बाहर और थर्मिक का मतलब है गर्मी। जैसे कोयले का जलना भी ऐसा ही है। बिल्कुल। कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं और बदले में हमें खूब सारी गर्मी और प्रकाश देते हैं। बिल्कुल, यहाँ तक कि हम जो खाना खाते हैं उसका हमारे शरीर में पचना और हमें ऊर्जा देना, वो भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया ही है। तो संयोजन का मतलब हुआ चीजों का जुड़ना और अक्सर ऊर्जा का बाहर निकलना। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, जो इसका ठीक उल्टा है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, इसमें एक अकेला बड़ा और जटिल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे और सरल पदार्थों में बट जाता है। और जाहिर है, अगर चीजों को जोड़ना अक्सर ऊर्जा छोड़ता है, तो जुड़ी हुई चीजों को तोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती होगी। बिल्कुल सही। बॉन्ड्स को तोड़ना एक मोटी रबर बैंड को खींचकर तोड़ने जैसा है। इसके लिए ताकत चाहिए। विज्ञान में पदार्थों को तोड़ने के 3 मुख्य तरीके देखे जाते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला है तापीय अपघटन, जहां गर्मी देकर पदार्थ को तोड़ा जाता है। जैसे चूना पत्थर को अगर बहुत तेज गर्म किया जाए तो वो टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। सीमेंट बनाने वाले उद्योगों में इसका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, और ऊर्जा देने का दूसरा तरीका है विद्युत अपघटन, जहां पदार्थ में से बिजली या करंट गुजारी जाती है। हाँ, जैसे अगर पानी के अंदर से सही तरीके से बिजली गुजारी जाए तो पानी के अणु टूट जाते हैं और हमें शुद्ध हाइड्रोजन और शुद्ध ऑक्सीजन गैस अलग-अलग मिल जाती है। क्या बात है। और तीसरा तरीका बेहद प्राकृतिक है, प्रकाशीय अपघटन। जी, जहां सिर्फ सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से बंधनों को तोड़ा जाता है। मतलब सिल्वर क्लोराइड नाम का एक सफेद पदार्थ को अगर धूप में रख दिया जाए तो सूरज की किरणें उसके अणुओं को तोड़ देती हैं और वो स्लेटी रंग के सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। और आपको पता है, ये प्रकाशीय अपघटन सिर्फ किताबों का सिद्धांत नहीं है। पुराने जमाने की जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी वो पूरी तरह से इसी सिद्धांत पर काम करती थी। सच में? हाँ,
कैमरे की फिल्म पर सिल्वर के यौगिकों का लेप होता था और जैसे ही लेंस से प्रकाश उस पर पड़ता था, अभिक्रिया होती थी और तस्वीर छप जाती थी। ये सच में अद्भुत है कि कैसे रोशनी परमाणुओं को तोड़ सकती है। तो संयोजन और वियोजन के बाद अब तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, इसे आप परमाणुओं के बीच की एक तरह की आक्रामक लड़ाई कह सकते हैं, एक रासायनिक युद्ध। रासायनिक युद्ध। बिल्कुल। विस्थापन में एक अधिक ताकतवर या अधिक क्रियाशील तत्व एक कमजोर तत्व को उसके ही यौगिक से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। इसका एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है जब लोहे की एक कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाला जाता है। कुछ समय बाद वो नीला रंग फीका पड़ने लगता है और हरा हो जाता है। आयरन सल्फेट बना लिया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या लोहा कॉपर से अधिक ताकतवर क्यों है? क्या इसका मतलब शारीरिक ताकत से है? नहीं नहीं, इसका शारीरिक ताकत से कोई लेना देना नहीं है। ये असल में परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की भूख से जुड़ा है। धातुओं की अपनी एक सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज होती है। अच्छा। लोहा अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करने के लिए कॉपर के मुकाबले बहुत ज्यादा उतावला होता है, इसलिए वो आक्रामक रूप से सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और कॉपर को बाहर का रास्ता दिखा देता है। समझ गया। मतलब ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों का खेल है। अब जब हम एक तत्व को दूसरे को हटाते हुए देख चुके हैं, तो चौथे प्रकार की अभिक्रिया और भी रोचक हो जाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, अगर विस्थापन को हमने एक कुर्सी छीनने के खेल की तरह देखा, तो द्विविस्थापन एक बेहद शानदार पार्टनर डांस की तरह है। बहुत खूब। मान लीजिए कि एक बॉलरूम में दो अलग अलग जोड़ियां डांस कर रही है। अचानक से संगीत बदलता है और दोनों जोड़ियां अपने अपने पार्टनर को एक ही समय पर बदल लेती हैं। द्विविस्थापन ठीक ऐसा ही है। बिल्कुल। इसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के पानी में बने घोल को मिलाया जाता है, तो यही डांस देखने को मिलता है। तो घोल के अंदर क्या होता है? सोडियम सल्फेट को छोड़ देता है और क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है, जबकि बेरियम सल्फेट के साथ जोड़ी बना लेता है। अरे वाह! और यहाँ एक और जादुई चीज होती है। बेरियम सल्फेट पानी में अघुलनशील है और वो एक सफेद ठोस पदार्थ के रूप में तुरंत बीकर की तली में बैठ जाता है। इसे ही हम अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, ये नृत्य सच में बहुत व्यवस्थित है। और अब हम इस आणविक दुनिया के सबसे गहरे, पांचवें और अंतिम प्रकार पर पहुंच गए हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स ये कोई साधारण अभिक्रिया नहीं है। ये प्रकृति के परम संतुलन को, ब्रह्मांड के लेन-देन को दर्शाती है। तो इस रेडॉक्स को कैसे समझा जाए? रेडॉक्स को समझने के लिए हमें दो अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी प्रक्रियाओं को समझना होगा। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी रिडक्शन। उपचयन का सीधा सा मतलब है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे अगर तांबे के चूर्ण को गर्म किया जाए तो हवा की ऑक्सीजन उससे जुड़ जाती है और वो काला कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ तांबे ने ऑक्सीजन प्राप्त की, इसलिए उसका उपचयन हुआ। और अपचयन इसका एकदम विपरीत है, यानी ऑक्सीजन का किसी पदार्थ से छिन जाना। अगर हम उसी काले कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस गुजारें, तो हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को खींच लेती है। कॉपर ऑक्साइड वापस शुद्ध तांबे में बदल जाता है। बिल्कुल। यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन कम हो गई, इसलिए उसका अपचयन हुआ। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण रहस्य छिपा है। कौन सा रहस्य? रसायन विज्ञान में उपचयन और अपचयन कभी भी अलग-अलग अकेले नहीं हो सकते। अगर कोई ऑक्सीजन खो रहा है, तो निश्चित रूप से कोई दूसरा उसे पा रहा है। जब ये दोनों एक ही अभिक्रिया में एक साथ होते हैं, तो उस प्रक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेड यानी रिडक्शन और ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। मतलब एक में खोया, दूसरे ने पाया। हाँ, जैसे अगर हम जिंक और कॉपर ऑक्साइड के बीच की अभिक्रिया को देखें, यहाँ जिंक के पास शुरुआत में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन बाद में उसने उसे पा लिया, यानी जिंक का उपचयन हुआ। और कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थी, लेकिन अभिक्रिया के दौरान वो छिन गई, यानी उसका अपचयन हुआ। एकदम सही। और ये रेडॉक्स अभिक्रिया सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है। हमारे मोबाइल फोन की बैटरी का काम करना, धातु के बर्तनों पर जंग लगना और यहाँ तक कि हमारे शरीर के कोशिकाओं का भोजन से ऊर्जा बनाना, ये सब रेडॉक्स अभिक्रियाओं का ही परिणाम है। ये इस बात का सबूत है कि प्रकृति में ऊर्जा और द्रव्यमान का लेन देन कितने सटीक संतुलन में काम करता है। बिल्कुल।
सच कहूं तो ये पूरी चर्चा हमारी आंखें खोलने वाली रही है। जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं महज किताबों में छपे कुछ उबाऊ सूत्र नहीं है। ये पुराने बंधनों का टूटना और बिल्कुल नए रूपों का जन्म लेना है। सही बात है। ये ब्रह्मांड की वो भाषा है जिसमें बदलाव की कहानी लिखी जाती है। हमने देखा कि कैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस पूरी व्यवस्था को एक सख्त अनुशासन में रखता है। जहां एक भी परमाणु कभी गायब नहीं हो सकता। हाँ, और उस व्यवस्था को समझने के लिए हिट एंड ट्रायल निधि से लेके संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और अंत में रेडॉक्स के शानदार संतुलन